अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसार। इस वक्त जो मिडल ईस्ट में लगी जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। जब अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसके आफ्टर शॉक्स हैं या फॉल आउट है, वो पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है। और ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि मशरिक़ वस्ता इतना वॉलेटाइल रीजन है कि यहाँ पर अगर अदम इस्तेहकाम होता है, यहाँ पर अगर चीज़ें ख़राब होती हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं रहती हैं। उसमें बहुत पोटेंशल होता है कि वो बियॉन्ड मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को एक तरीके से मुतासर कर सकती है, और इस बार हम देख भी रहे हैं। अफ्रीका की बात कर लें, एशिया की बात कर लें, अमेरिका खुद इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, जो ग्लोबल इकॉनमी सफ़र कर रही है। ईरान ने जैसे कि ऑब्वियसली ऐलान किया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त उनके कंट्रोल में है, सिर्फ अमेरिका के और इजराइल के जहाज़ों को वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाकी जहाज़ों को वो कहते हैं कि जी हम नहीं रोकेंगे, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे वॉर होती है वहाँ इतना ज़्यादा फेयर बढ़ता चला जाता है कि ख़ुद से ही अवॉइड किए जाते हैं वो तमाम गुज़रगाहें जहाँ पे ज़रा सा भी हमले का ख़दशा हो। अब ईरान के केस में हम देख रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को और इजराइल को एक चीज़ तो बावर करा दी है कि ईरान सरेंडर करने वाला मुल्क नहीं है। ईरान किसी सूरत अमेरिका की शराइत पर, इजराइल की शराइत पर हथियार नहीं डालेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर आप देखें सो इस वक्त उनके जो बयान आ रहे हैं कि ईरान हमारी शराइत पे गैर मशरूत तरीके से अपने हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे और इसे कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर आप इस वक्त के जो स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं, दोनों तरफ से हम देखते हैं कि जी हमेशा ये क्लेम किया जाता है किसी भी जंग में कि हम बरतरी पे हैं या हमें फ़तह मिल रही है या हमने दुश्मन का ज़्यादा नुकसान कर दिया है। लेकिन इस वक्त जो ईरान का दावा है बरतरी का या ये जंग जीतने का या अमेरिका और इजराइल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का, ख़ुद CNN जैसा इदारा इस वक्त उसकी तस्दीक कर रहा है। वो जो इन्वेस्टिगेटिव टीम उनकी ईरान में इस हवाले से तमाम तर चीज़ें देख रही है, शवाहिद इकट्ठे कर रही है, वो भी आपको ये बता रहे हैं कि ईरान के दावों में काफ़ी हद तक सदाकत है। और ईरान के हवाले से कोई भी शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना टाइम ईरान जो है वो इस चीज़ को सस्टेन कर सकेगा या किस किस्म का जो जवाबी हमला है उनकी तरफ से आ सकता है। और जो रिटेलिएशन इस वक्त ईरान ने दिखाई है, अमेरिका और इजराइल को जो नुकसान पहुंचाया है, वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि ईरान इस जंग के लिए तैयार था। 40 साल तकरीबन ईरान ने इस जंग के लिए तैयारी की है। और अगर आप पिछले बरस से कंपैरिजन करते हैं, जो 12 दिन की जंग थी इजराइल और ईरान के दरमियान, और जब इजराइल ने अनप्रोवोक्ड एक हमला किया था ईरान के ऊपर, तो उस वक्त हाँ आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि ईरान का रिस्पॉन्स काफ़ी लेट आया था। कई घंटे गुजर जाने के बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये जो हमला था जिसमें अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ये ऑपरेशन किया ईरान के ख़िलाफ़, आपको एक ही घंटे के अंदर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन नज़र आई थी, जो कि ऑब्वियसली अगेन इस बात की तरफ इशारा करती है कि ईरान वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस वॉर और फॉर दिस अटैक फ्रॉम द US और इजराइल। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के अवाम को ये कहते हैं कि जी बहुत मुबारक हो आपको और हमने आपकी क़यादत का ख़ात्मा किया है और इस पे तो खुश होना चाहिए। पूरी दुनिया को भी ये मैसेज देते हैं कि सुप्रीम लीडर की शहादत जो है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होगी। लेकिन हकीकत ये है कि ईरान की अवाम जो मुज़ाहमत दिखा रही है, ईरान की अवाम को जिस तरीके से इन हमलों ने इकट्ठा कर दिया है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि किस तरीके से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत जो है वो ईरान के अवाम में एक मज़ीद इत्तेहाद पैदा करने का सबब बनी है। अब जो उनका तरीक़ाकार होता है, एक काउंसिल बना दी जाती है, वो शूरा है, उसमें ऑब्वियसली डिस्कशन होती है, मुशावरत की जाती है कि कौन अगला सुप्रीम लीडर होगा। यहाँ पे मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़या सुनाऊँ जो कि अब उनके बहुत से लोग कोट भी कर रहे हैं कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने अपनी शहादत से पहले ये कहा था कि मेरे बाद जो मेरा सक्सेसर होगा, जो भी उन्होंने नाम तजवीज़ किया था, वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे दुश्मन
خوف میں مبتلا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے کہا تھا کہ جس سے دشمن نفرت کرے، ایسا نہ ہو جس سے دشمن جو ہے وہ کہیں کوئی محبت رکھے یا کہیں اس کو پسند کرے۔ دشمن کی طرف سے اس لیڈر کا پسند کیے جانے کا مطلب ہے کہ وہ ایران کے اور ایران کے عوام کے حق میں نہیں ہے۔ تو یہ کرائٹیریا، یہ ایک بار جو ہے وہ انہوں نے سیٹ کر دیا تھا۔ اب جو یہ کاؤنسل بنی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ یہ بتایا گیا آج کہ اتفاق ہو گیا ہے، جو بھی نئے لیڈر ہوں گے اور جو نام سید علی خامنۂ شہید نے دیا تھا اسی پر ہم لوگ اتفاق کر رہے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے کیونکہ نام اناؤنس نہیں ہوا ہے اور کچھ خبریں اس حوالے سے آئی تھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے مجتبیٰ خامنۂ کو نامینیٹ کیا ہے، تو بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہی ہوں گے، یا اگر کوئی اور بھی ہوتا ہے تو بھی امریکہ کے لیے یہ پرابلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک لیڈر کے جانے کے بعد ہمارے کنٹرول میں ایران آ جائے گا یا چیزیں ہم اپنی مرضی، اپنے شرائط پر، اپنی ایما پر کروا سکیں گے، تو ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو ایک کٹ پتلی سربراہ کا خواب ہے ان کا ایران کے اندر، وہ پورا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، اور جو کہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ ذلت کا باعث بھی بن رہی ہے، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تیار نہیں ہے ایکسیپٹ کرنے کو، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور وہ 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایران میں ریجیم چینج از امپاسبل۔ وہ یہ مشکل کا لفظ استعمال نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناممکن کام ہے۔ اب 18 ایجنسیاں ہیں، وہ اپنی حکومت کو، اپنی لیڈرشپ کو بتا رہی ہیں کہ ایران میں ریجیم چینج پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لیڈرز کی، عالمی طاقتوں کی ہمیشہ ایگو آڑے آ جاتی ہے، ایروگنس آڑے آ جاتی ہے، تو لہٰذا وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ کو پھر اس قسم کے بیان نظر آتے ہیں کہ جو بھی نیا لیڈر ہوگا اس کی سلیکشن میں مجھے بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ از نائیو، واٹ گاڈ نوز واٹس رانگ ود ہم، کیونکہ اس وقت وہ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایران کے عوام ان کو شامل کریں گے اپنا نیا لیڈر چننے کے لیے، یا ان کی جو کاؤنسل بنی ہوئی ہے وہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لکھیں گے کہ جی آپ بتائیے یہ لیڈر ہیں، یہ 4 نام ہیں، کسی ایک کا انتخاب آپ کر دیجئے۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خواب ہے، جو کہ خواب ہی رہے گا، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو یا کوئی بھی امریکہ کا صدر ہو۔ اسرائیل کی ایما پر، اسرائیل کے لیے، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، اسرائیل کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ایران کو دبایا جائے، ایران کو جو ہے وہ انڈر پریشر لایا جائے، اور ایران کو اس طرح سے جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ اسرائیل کے لیے مستقبل میں تھریٹ نہ رہے۔ اسرائیل کے لیے اگر کوئی ملک واقعی مزاحمت کر کے دکھاتا رہا ہے تو وہ ایران ہی ہے، یا پھر اس سے ریلیٹڈ جو گروپس ہیں جن کو ایران کی پراکسیز کہا جاتا ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ حزب اللہ اس میں سر فہرست ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی فوج لبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، لیکن لبنان میں بھی کتنے ہی معصوم، کتنے ہی عام جو شہری ہیں جن کا کوئی لینا دینا حزب اللہ سے دور دور تک نہیں ہے، ان کو کیسے شہید کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس وقت لبنان نشانے پر ہے۔ یہاں تک کہ جو لبنان کے صدر ہیں ان کو بھی دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیونکہ اپنے ملک سے حزب اللہ کا خاتمہ نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں آپ کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام جو دھمکیاں ہیں یہ گیدڑ بھبکیاں ثابت ہو رہی ہیں۔ بہت زیادہ سورسز یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے قریب سے، خاص طور سے اس ریجن میں جو اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز پہنچا دیے تھے، بہت سو کو دور کرنا بھی شروع کر دیا ہے، کیونکہ خوف موجود ہے۔ ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس آتی ہیں کہ کسی بھی وقت ایران ان پہ حملہ کر سکتا ہے، اور یہ امریکہ جیسے ملک کے لیے کسی بھی شرمندگی سے کم نہیں ہوگا، لہٰذا وہ بھی اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور ایران کی طرف سے دعویٰ آیا کہ جی ہم نے 220 امریکی فوجی مار دیے ہیں اور کئی فوجی ان کے ہماری قید میں ہیں۔ گو کہ امریکن جو سینٹرل کمانڈ ہے اس نے اس دعوے کو ریجیکٹ کیا، لیکن کہیں نہ کہیں صداقت ہوتی ہے۔ دونوں اطراف سے جنگوں کے دوران ایگزیجریٹڈ نمبر آتا ہے، لیکن اگر چلیں 220 نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے 100 ہوں، ہو سکتا ہے 50 ہوں، لیکن ایران کے اس دعوے میں کہیں تو کوئی صداقت ہے کہ اس بار بہت سے حقائق عوام سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ عوام جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان فیصلوں کے خلاف ہے،
प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ये कहा कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड के हक में नहीं हैं। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे फौजी जो हैं वो इस खत्ते में जाएं, ईरान में या मिडिल ईस्ट में जाएं। फिर थोड़े टाइम के बाद उसी बयान को कॉन्ट्रडिक्ट किया, जैसे कि वो अक्सर करते हैं, और ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी अमरीकी फ़ौज भेज सकते हैं खत्ते में या ईरान में। अच्छा, अब फ़ौज भेजने के हवाले से ख़बर ये आई कि एक उनकी कोई फ़ौज की ट्रेनिंग होनी थी, एक मिलिट्री एक्सरसाइज होनी थी, और उन फ़ौजियों को रोक लिया गया, जिस पे ये कहा गया कि 48 आवर्स के अंदर उनको शायद मिडिल ईस्ट रीजन में भेज दिया जाएगा और वो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ये लुइसियाना जा रहे थे और फिर इनको रोका गया और नॉर्थ कैरोलिना में ही कहा गया स्टे करने के लिए। सो ये स्पेकुलेशंस हैं, ख़ास तौर से वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको रिपोर्ट किया, ये स्टोरी उनकी तरफ से आई। अब अगर अमेरिका वाकई में इस खत्ते के अंदर अपनी फ़ौजें उतारता है ईरान के ख़िलाफ़, तो उसमें ज़्यादा नुकसान अमेरिका का ही है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका की सिर्फ 12% अवाम ने अपनी फ़ौज मिडिल ईस्ट में ईरान के ख़िलाफ़ भेजने की हिमायत की। 60% से ज़ायद लोग इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं। अमेरिका ने पहले ही काम करके देख लिया है। रिजीम चेंज ऑपरेशंस की बात कर लें, आप हुकूमत गिराने की बात कर लें, मुल्कों को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की बात कर लें। जो अफ़गानिस्तान में आखिरी जंग 20 साल लड़ी है, वहाँ पे क्या हुआ? आप नहीं जीत सके, आपको निकल के वापस अपने घर जाना पड़ा। उसके बाद ख़ास तौर से अमेरिका में ये सेंटिमेंट परवान चढ़ा कि हमें अपनी फ़ौजें किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और इस वक्त वो नज़र आ रहा है कि एक बार फिर से जो अपनी गलतियां हैं उसको शायद अमेरिका दोहराने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इज़राइल के फ़ायदे के लिए। और वहाँ तो ये बरमला बात हो रही है कि ये जंग हमारी है ही नहीं, ये तो इज़राइल की जंग है जो हम लड़ रहे हैं, वरना ईरान जो है हमारे लिए डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। कहीं भी कोई भी अमेरिका की किसी एजेंसी की तरफ से ऐसी रिपोर्ट, ऐसे शवाहिद सामने नहीं आते जिसमें ईरान को डायरेक्टली यूएसए के लिए एक थ्रेट कंसिडर किया गया हो। क्योंकि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बहुत सालों से ये कहता आ रहा है कि ईरान हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ईरान को रोकना है। ईरान अगर रहेगा तो जाहिर है इज़राइल का जो ग्रेटर इज़राइल प्लान है, जिसमें वो इस खत्ते के बहुत से ममालिक को शामिल करना चाहते हैं, वो पूरा नहीं होगा। सो ईरान को कमज़ोर करने के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है। लेकिन इस जंग के फैलने से नुकसान सभी का होगा। हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। एशिया के अंदर पूरे आपको यही सूरत हाल नज़र आ रही है। आप अगर अमेरिका की बात कर लें, वहाँ पे लोग कहते हैं कि जी गैस प्राइसेस बढ़ गई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद है, वहाँ पे जो ऑयल सप्लाई है वो कम होना शुरू हो गई है। तो ज़ाहिर है जब ऑयल नहीं मिल रहा होगा, प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो महंगाई होगी तमाम ममालिक के अंदर, ग्लोबल इकॉनमी जो है वो क्रैश कर सकती है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका का है। अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के साथ जंग तो शुरू कर दी है, और ईरान ने पहले ही वार्न किया था कि अगर ये जंग शुरू आप करेंगे तो फिर इसको ख़त्म हम करेंगे। You are watching अपना वतन।